आज हम लोग बात करेंगे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि पता है कि 1607 में अंग्रेज़ों ने अमेरिका में अपने प्रथम उपनिवेश जो स्थापित किए थे वो थे जेम्स टाउन में, और 1776 के आते आते इन उपनिवेशों की संख्या अटलांटिक महासागर के तट यानी मेन से लेकर दक्षिण में जॉर्जिया है, यह भी मैं बड़ा बताऊंगा, मतलब यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक उनके 13 उपनिवेश स्थापित हो चुके थे। और ये 13 उपनिवेश क्या है, इसको मैप से हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ इसकी लोकेशन है, ताकि समझ बेहतर विकसित हो सके आप लोगों में। तो इसको 3 भागों में हम लोग बांटते हैं इन उपनिवेशों को, उत्तरी भाग और मध्यवर्ती भाग और दक्षिणी भाग। तो उत्तरी भाग के हम उपनिवेश की बात करते हैं। न्यू हैम्पशायर, एक उपनिवेश ये था न्यू हैम्पशायर, और दूसरा था मैसाचुसेट्स, दूसरा उपनिवेश अंग्रेजों का यहाँ था, और तीसरा था रोडे द्वीप, रोडे आइलैंड, चौथा था कनेक्टिकट। यानी 4 उपनिवेश उनके अगर बांट कर देखेंगे तो नॉर्थ में उनके 4 उपनिवेश ये हमें दिखाई पड़ते हैं। अब मध्यवर्ती क्षेत्र देखते हैं। मध्यवर्ती क्षेत्र में अगर बात करें तो न्यूयॉर्क था, न्यूयॉर्क जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ है, और उसके बाद पेंसिल्वेनिया था, एक ये है पेंसिल्वेनिया, और न्यू जर्सी ये है, और डेलावेयर ये। ऐसे ही अंग्रेज़ों ने अमेरिका में दक्षिण क्षेत्र में भी अपने उपनिवेश, यानी 4 उत्तर में थे, 4 मध्य में हैं, और दक्षिणी क्षेत्र में साउथ में वो 5 बस्तियां अपनाए स्थापित किए थे उपनिवेश के तौर पर। 4 4 और 5 ये 13 हो जाएंगे। 13 उपनिवेश 1776 तक थे। और दक्षिण का देख लेते हैं हम लोग। एक तो जॉर्जिया था, जॉर्जिया ये है, ये 1753 में स्थापित हुआ है वहाँ पर। इसके बाद वर्जीनिया है, वर्जीनिया ये है, उत्तरी कैरोलिना यानी नॉर्थ कैरोलिना और साउथ कैरोलिना। इसके बाद जॉर्जिया और मैरीलैंड, ये 4 उपनिवेश हो गए। और मैरीलैंड की लोकेशन ये है, यानी कि टोटल 13 उपनिवेश हैं। तो मानचित्र उस समय का, आज का अमेरिका का मानचित्र और उस समय के मानचित्र में अंतर है। तो ये रहा पूरा उसका मानचित्र, उत्तर से दक्षिण तक उसके 13 उपनिवेश कुल मिलाकर थे। अब इन उपनिवेशों में कहाँ कहाँ से लोग आकर बसे थे, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 13 उपनिवेशों में उनको अगर कोई उनको चुनौती दे रहा था, इंग्लैंड को चुनौती जो दे रहे थे वो फ्रांस, हॉलैंड और इंग्लैंड थे। यानी इंग्लैंड तो खुद ही है, फ्रांस, स्पेन और हॉलैंड इनको चुनौती दे रहे थे। तो इन्होंने की लड़ा 1756 से 1763 ईस्वी तक सप्तवर्षीय युद्ध, किससे, फ्रांस से वर्सेस इंग्लैंड से हुआ। इंग्लैंड का
अधिकार हो जाता है 1763 तक सारी अन्य कंपनियों को अमेरिका से शक्तिहीन कर देता है। एक छत्र उसका वो स्थापित एक छत्र राज्य स्थापित हो जाता है। और 1763 तक जब यहाँ से फ्रांस हारा है तो आप देखेंगे कि उसका भारत में जो उपनिवेश था वो भी कमज़ोर पड़ गया। वहाँ पकड़ कमज़ोर पड़ गई, वहाँ से तो वो निकल ही गया था अमेरिका से। तो दोनों उपनिवेश वो अपना खो देता है 1763 की पराजय से। अब ये मुद्दा कैसे बना कि उपनिवेशवासी अंग्रेज़ों से नाराज़ क्यों हुए? तो फ्रांस जब 1763 ईस्वी में हारा सप्तवर्षीय युद्ध, तो वो जो जहाँ जहाँ उसका प्रभाव क्षेत्र था, उस प्रभाव क्षेत्र को खासकर ये वाला बेल्ट आप देख रहे हैं, ये अपलेशियन पर्वतमाला और एलेघनी पर्वतमाला, ये आसपास के इसके क्षेत्र को लेकर ये समस्या उत्पन्न हुई थी। तो ये यहाँ से जब फ्रांसीसी हटे तो अंग्रेज़ों ने इस पर अधिकार कर लिया। अंग्रेज़ों ने जब अधिकार कर लिया तो जो स्थानीय लोग थे वो ये चाह रहे थे, काफ़ी समय से वो प्रतीक्षा कर रहे थे कि हम जाकर वहाँ बसें और हमें नए नए अवसर मिलेंगे, नई भूमि मिलेगी। बदले में उनको ऐसा कानून मिला अंग्रेज़ों की तरफ से जो उन पर जले पर नमक छिड़कने का काम किया। आइए इसको देखते हैं थोड़ा विस्तार से। इंग्लैंड की सरकार क्या चाह रही थी? इस क्षेत्र को अपने अधिकार में रखना चाह रही थी। और वर्जीनिया ने अपना दावा किया, चूँकि ये वर्जीनिया है, वर्जीनिया की जो सभा थी उस समय इस क्षेत्र पर अपना दावा किया कि ये क्षेत्र हमें मिलना चाहिए। और देखेंगे तो उसको कि वो क्षेत्र है कौन? अलेघनी पर्वतमाला, अलेघनी पर्वतमाला और एप्लेशियन जलधारा के पार का क्षेत्र था। ये एप्लेशियन जलधारा के पार का क्षेत्र था। इस क्षेत्र में मैं बताया कि जब फ्रांसीसियों को निकाला गया तो उसके निकटवर्ती जो भी क्षेत्र थे, सबसे निकट वर्जीनिया था, तो उसको लगा कि यहाँ पर मेरा अधिकार हो जाए और वो यहाँ पर मैं अपने लोगों को ले जाकर शिफ्ट कर दूँ। वर्जीनिया भी हालांकि उनका एक उपनिवेश था, लेकिन वर्जीनिया में तो बहुत से लोग विदेशों के तो भी थे। तो उन्होंने सोचा अधिकार हो जाएगा तो यहाँ तो उनको कृषि योग्य भूमि मिल पाएगी। इसका आर्थिक महत्व था। यहाँ पर अंग्रेज व्यापारी फर का व्यापार करते थे और जो पहले से यहाँ आदिवासी रहते थे उनसे कम कीमतों पर सामान ले लेते थे। तो ये अपलेशियन पर्वत का क्षेत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये कहा गया कि अनेक कंपनियां इंग्लैंड की जो है सरकार पर दबाव बनाने लगी और वो उसको क्षेत्र को पट्टे पर लेना चाह रही थी। यानी ब्रिटेन की कंपनी उसे चाह रही थी कि ये क्षेत्र फ्रांस के हाथ से छूटा है तो ये चला जाए अब किसके हाथ में? ब्रिटिश व्यापारियों, यानी जो कंपनियां स्थापित हुई थी वो पट्टा लेना चाहती थी, अपना व्यवसाय वगैरह वहाँ करती। इसके लिए इस पट्टे को प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड के वकील जो थे, इंग्लैंड पर जो व्यापारी थे उन्होंने वकीलों पर दबाव बनाया। अब वकीलों ने इंग्लैंड पर दबाव बनाया कि यह क्षेत्र इन्हीं को दे दिया, यानी कंपनियों को, इंग्लैंड के लोगों को। और जो फर का व्यापार करते थे, काफ़ी लंबा मुनाफा होता था उससे। इंग्लैंड वालों को पहले से यहाँ भी कुछ व्यापारी थे, वो नहीं चाह रहे थे उनका अधिकार फर व्यापार का छीने। और ऐसे ही देखेंगे, एक तरफ वर्जीनिया का दावा, दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनी पट्टे पर लेना चाह रही है। पहले से यहाँ जो ब्रिटिशर्स हैं और जो भी अन्य क्षेत्रों से आए हुए बसे हैं वो ये चाह रहे हैं कि उन्हें मिल जाए, और जो यहाँ की आदिवासी जो प्रजा थी उसकी चिंता किसी को नहीं थी। तो इसी का उदाहरण आगे इसका और आएगा। 1763 में
अमेरिका का इतिहास जब पढ़ेंगे, 1763 में किसानों ने, वहाँ के जो आदिवासी थे, उन्होंने विद्रोह करके एक पॉन्टिक का निर्माण किया। पॉन्टिक का क्या हुआ? उत्कर्ष हुआ। अब आगे देखें, इस पर ब्रिटिश सरकार ने क्या किया? 1763 ही में एक घोषणा की, इंग्लैंड की सरकार ने घोषणा की। अब उन्होंने, इतना दावेदार वहाँ खड़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि अब इस क्षेत्र पर किसी भी प्रकार की बस्तियां नहीं बसाई जाएंगी। लेकिन कुछ लोगों को वो इनडायरेक्ट मदद कर रहे थे, जो अपलेशियन पर्वत है वहाँ तक, पर्वत के शिखर तक, यानी यहाँ तक आप देखेंगे कि उनकी बस्तियाँ धीरे धीरे बस रही हैं। 1774 तक, 1774 ईस्वी में क्यूबेक एक्ट पास होता है। अब क्यूबेक एक्ट, कनाडा के क्यूबेक प्रांत में बसे फ्रांसीसी लोग जो थे, वो अपने प्रांतों की सीमा बढ़ाना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने उनकी मांग स्वीकार कर ली, उनकी मांग स्वीकार कर, और उन्हें क्यूबेक प्रांतों की सीमा को क्या किया गया? और बढ़ा दिया गया, और बढ़ाकर दक्षिण में, साउथ में कर दिया गया, ओहियो नदी तक। ओहियो नदी तक जब ये कर दिया गया, तो ये एक तरह से आदिवासियों पर, या जो वहाँ से पहले से रहते हुए चले आए थे उस क्षेत्र में, उन पर जले का नमक काम किया, और आगे चलकर ये क्रांति का कारण बना। वास्तव में ये सारा जो हो रहा है, तो वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए हो रहा था। ब्रिटिश साम्राज्यवाद के लिए, यानी ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने के लिए हो रहा था, साम्राज्यवाद के लिए। उपनिवेशवासी, इसका जो परिणाम आया, आप देखेंगे 1776 की क्रांति, ये एक जो 1776 की क्रांति है, वो पर्टिकुलर एक क्षेत्र के लोगों ने नहीं किया था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कारण था। जैसे इस क्षेत्र में रहने वाली जनता नाराज हो गई, इसलिए कोई व्यापारी टैक्स के लिए नाराज होगा। कई कारण जब इकट्ठा होते हैं, तो वही 1776 में वही गुस्सा फूटता है। फिर ब्रिटिश उपनिवेश जो यहाँ थे, सप्तवर्षीय युद्ध हुआ था। सप्तवर्षीय युद्ध में आप जानते हैं, कोई भी युद्ध होता है तो बड़े पैमाने पर जहाँ युद्ध लड़ा जाता है, वहाँ आसपास समस्या क्रिएट होती है उससे। जैसे जहाँ भाई पहले तो ऐसा था नहीं, युद्ध स्थल में तलवार ही निर्णय करती थी या बंदूक निर्णय करती थी, तो जहाँ भी व्यक्ति मर जाता था, उसकी लाश पड़ी है, उससे तमाम तरह के रोग, जो है लाश जब सड़ती थी, तो उसमें रोग उत्पन्न हो जाता था। जब वो रोग उत्पन्न हो जाता था, तो काफ़ी लोग इससे भी मरते थे। तो इसके अलावा गरीबी, उपनिवेशों में लड़ाई हो रही, तो वहीं के संसाधनों का उपयोग होगा। और उसके अलावा जब ऐसे समय में युद्ध चल रहा हो, 7 वर्ष वो भी अकाल की स्थिति हो जाए, तो वो किसान तो भुखमरी के आलम में चले ही जाएंगे। और भी जो है, किसान अगर उगाएगा नहीं, तो और भी लोग उससे प्रभावित होंगे। वस्तुओं के तो मांग बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। जब वस्तु के मांग बढ़ जाएंगे, अनाज के दाम बढ़ जाएंगे, तो एक तरह से रोष व्यक्त होगा किसके ऊपर? सरकार के ऊपर। तो एक कारण ये भी बना। अब एक जो महत्वपूर्ण कारण अमेरिकी क्रांति का बना, वो थी बौद्धिक चेतना। बौद्धिक चेतना कहा जाता है किसी भी क्रांति के लिए बहुत आवश्यक होती है। भारत में कभी क्रांति नहीं हुई, उसका कारण ये था कि भारत में मध्यम वर्ग बहुत देर से जागा, और जब जागा तो वो बहुत देर हो चुकी है। जैसे अमेरिका स्वतंत्र हुआ 1776 में, इंग्लैंड को बुरिया बिस्तर उठाकर वहाँ से जाना पड़ा, वैसे ही भारत में 1947 में हुआ। अब सवाल ये है, क्या अमेरिका में दार्शनिक पैदा हो गए थे जो बौद्धिक चेतना ला रहे थे? तो नहीं। तो अमेरिका में तो इतने बड़े पैमाने पर दार्शनिक नहीं थे जितने बड़े पैमाने पर फ्रांस में कार्य कर रहे थे दार्शनिक। लेकिन उनके जो कार्य थे, उसका प्रभाव जा रहा था वहाँ अमेरिका। और अमेरिका जो जाकर बसे थे, तो उसमें फ्रांस में बताया था कि फ्रांस, जर्मनी, स्कॉटलैंड, आयरलैंड,
सॉरी, मैं आपको बता रहा था कि स्कॉटलैंड, आयरलैंड, जर्मनी और आ, इत्यादि यूरोपीय देशों से जाकर वहाँ लोग बसे थे। और वो जो गए थे वो अपने साथ जैसे फ्रांस के लोग जाकर बसे तो वो रूसी को विचार को अपने साथ लेकर गए थे। वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, ऐसे ही जो जिस क्षेत्र में जो दार्शनिक थे वो अपने साथ वो उन विचारों को लेकर गए। नवीन सिद्धांत जब वो लेकर गए अपने साथ, नवीन विचार लेकर गए, तो उपनिवेश वासियों को उन्होंने जागरूक करने का काम किया। अब मैं बताया था कि जॉर्ज तृतीय से नाराज होकर बहुत से इंग्लैंड वाले भी जाकर जॉर्ज तृतीय की स्वेच्छाचारी नीतियों के चलते बहुत से लोग जाकर उपनिवेशों में बस गए थे और उन्होंने स्थानीय लोगों को जागरूक करने का काम किया। और उनके जब ये लोग गए तो जो पुराने उपनिवेशों में रहने वाले लोग थे उनमें नवीन भावों को जन्म दिया, नवीन भावनाओं को जन्म दिया और उसी का परिणाम था। इससे पहले हम एक बात कर लेते हैं 1750 से 1780 के बीच, 1750 से द एज ऑफ इनलाइटमेंट का दौर देखेंगे आप। उसके जो दार्शनिक हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम यहाँ देखेंगे कि 1750 से 80 का जो समय है उसमें फ्रांस के दार्शनिकों के तत्वाधान में एक विश्वकोशकार तैयार हो रहा है, एक विश्वकोश तैयार हो रहा है। इसको कहा गया विश्वकोशकार आंदोलन। इंसाइ क्या कहा गया, अभी ये और क्लियर होगा। विश्वकोशकार आंदोलन। इसी को कहा गया साइक्लोपीडिस्ट मूवमेंट, साइक्लोपीडिस्ट मूवमेंट, डी के बाद आई है ST, इंसाइक्लोपीडिस्ट मूवमेंट। तो ये आंदोलन, विश्वकोशकार आंदोलन जो खड़ा हुआ उसमें जो मैं बताया अभी कि फ्रांस के दार्शनिकों जिसमें जो प्रमुख भूमिका में था, जिसके नेतृत्व में ये कार्य हो रहा था, जिसकी अध्यक्षता में, उसका नाम क्या था, एक मिनट, उसका नाम था दिदरो डाइड रोट, DIDEROT, डिडरोट के नेतृत्व में ये हो रहा था, जिसे दिदे रोत भी कहा जाता है। तो इसके नेतृत्व में एक विश्वकोश का निर्माण किया गया और इस विश्वकोश को निर्माण करने में कई विद्वानों, जो उस समय के प्रख्यात विद्वान थे, जैसे नाम लें दे अलेम्बत का नाम है, और इसी में क्विंसने भी हैं, क्विंसने भी हैं, मॉन्टेस्क्यू हैं, मॉन्टेस्क्यू, रूसो, मॉन्टेस्क्यू, और इसके बाद इन विद्वानों में वाल्टेयर भी हैं, वाल्टेयर, इसके अलावा रूसो भी हैं, टरगोट, मतलब इतने विद्वानों ने मिलकर इस विश्वकोश को तैयार किया था। अमेरिकी क्रांति से 4 वर्ष
पहले यानी 1776 में हो रही अमेरिकी क्रांति, 1772 में ये 28 खंडों में प्रकाशित हुआ। अब सोचिए, जहाँ रूसो मौजूद हैं, मॉन्टेस्क्यू मौजूद हैं और वॉल्टेयर मौजूद है, इनके विचारों को इसमें रखा गया। किताबों को जब ये 28 खंडों में प्रकाशित हुआ और इसने क्या किया, जो उस समय की जो समकालीन संस्थाएं कार्य कर रही थी विभिन्न देशों पर, उस पर कुठाराघात किया। उनकी कमियों को इसमें बताया गया था। जैसे इंग्लैंड कार्य कर रहा था उपनिवेश, अमेरिका में अपने उपनिवेश के अंतर्गत जो नीतियां बना रहा था, जब ये किताब आई। अब बात कर लीजिए रूसो की, तो रूसो की रचना सोशल कॉन्ट्रैक्ट है। सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक समझौता में वो एक भ्रष्टाचार से मुक्त समाज की कल्पना करता है कि ऐसा समाज हो जो भ्रष्टाचार से मुक्त हो। और उसकी पहली ही लाइन जो शुरू होती है सोशल कॉन्ट्रैक्ट की, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, लेकिन हर जगह वो एक के बाद आप देखेंगे कि वो जंजीरों से जकड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, पर हर जगह वो जंजीरों से जकड़ा हुआ है। तो ये जो विचारधारा आ रही थी अमेरिका में, और इसको ले जाने वाले कौन थे? जो पढ़ा लिखा वर्ग जाकर वहाँ बस रहा था यूरोप, वो ये सब विचारधारा लेकर पहुँचा, तो वहाँ एक नवीन भावना का उदय हुआ। और जॉन लॉक की बात करें तो इन्होंने ट्रिटाइज ऑफ गवर्नमेंट की बात कही। ऐसे ही अन्य विचारकों में देखेंगे आप, जो एनलाइटमेंट यानी प्रबोधन युग के लेखक हैं, उन्होंने जो कार्य किए, न केवल वो अमेरिकी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया, बल्कि फ्रांस की क्रांति का भी फ्रांस क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, और बाद की क्रांतियों में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। और ये विश्वकोश खासकर 28 खंडों में जब इसको जो पढ़ता था, तो वो पहले तो लोगों को ये नहीं पता था उनके अधिकार क्या हैं। जैसे नैसर्गिक अधिकार की बात होती है, नैसर्गिक अधिकार में आप देखेंगे संपत्ति का अधिकार, और ऐसे कई अधिकार हैं। समानता का अधिकार, यानी कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है और उसको स्वतंत्रता मिलना चाहिए। अब इन विचारकों ने क्या किया, जो अपनी विचारधारा दी, उसमें एक अन्य नाम आपका मिलेगा टॉमस पेन का। टॉमस पेन ने अपनी पुस्तक कॉमन सेंस में, कॉमन सेंस में इन्होंने लिखा कि अमेरिकन जो हैं वो उनको अपने अधिकारों की रक्षा करना है। अपने अधिकारों की रक्षा किससे करना है? इंग्लैंड से करना है। कॉमन सेंस में उन्होंने इस बात पर बल दिया कि अमेरिकियों को अपने अधिकारों की रक्षा करना है, इसलिए इंग्लैंड से अपने संबंध क्या करें? तोड़ लें, अपने संबंध विच्छेद कर दें। और उन्होंने आगे ये भी कहा कि महाद्वीप लंबे समय तक ऐसी स्थिति में नहीं रह सकता। मतलब ये महाद्वीप, अमेरिका महाद्वीप की बात कर रहे हैं वो, कि लंबे समय तक जो वहाँ शोषणकारी नीति ब्रिटेन अपना रहा है, उसके अधीन लंबे समय तक नहीं रह सकता। इन्होंने 1775 से लेकर 1783 ईस्वी तक द अमेरिकन क्राइसिस नामक पत्रिका में, और इन्होंने नैतिक बल और साथ साथ देशभक्ति की भावना, लोगों में नैतिक बल दिया। अपने लेखों के माध्यम से लोगों में देशभक्ति की भावना प्रचारित करने का काम किया। ऐसे ही एक अन्य विद्वान का नाम है पैट्रिक हेनरी। इन विद्वानों के कार्यों को हम बहुत विस्तार से द एज ऑफ एनलाइटमेंट में देखेंगे, जो उसका वीडियो बनेगा
तो इनका क्या प्रभाव आया, वहाँ भी ये चीज़ आएगा। तो पैट्रिक हेनरी ने उसी समय कहा, या तो मुझे स्वतंत्रता दो या मुझे मृत्यु दो। यानी इंग्लैंड से सीधा सीधा कहा, मुझे स्वतंत्र करो या मृत्यु दो, मुझे मार डालो। इन्होंने आगे चलकर स्टाम्प एक्ट आएगा ब्रिटिश औपनिवेशिक आर्थिक नीति के अंतर्गत जब देखेंगे, तो स्टाम्प एक्ट का खुले तौर पर विरोध किया। इसके बाद जेम्स ओटिस का नाम आता है। जेम्स ओटिस ने अमेरिका की वास्तविक स्थिति, अमेरिकी उपनिवेशों की वास्तविक स्थिति ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताने का कार्य किया, क्योंकि जो उपनिवेशों के अधिकारी होते थे वो तो उपनिवेशों में जाकर शासन करते थे, और वास्तविक स्थिति से ब्रिटिश पार्लियामेंट के बहुत से सदस्य जो उदारवाद के समर्थक थे वो परिचित नहीं थे। जैसे ओटिस एक बार गए, आगे आएगा, उन्होंने जब उनकी समस्या को रखा अमेरिकन को, तो अमेरिकी जो समस्या थी जो उत्पन्न हो रही थी ब्रिटिश नीतियों के कारण, उनका इन्होंने खुले तौर पर विरोध किया और इंग्लैंड के जो उदारवादी नेता थे उनको अपने साथ जोड़ने का काम किया। आगे इसका उदाहरण आएगा। इन्हीं के विचारों से प्रभावित होकर आप देखेंगे जेम्स ओटिस एडवोकेट जनरल के पद पर थे और ये इस्तीफ़ा दे दिया इन्होंने, पद त्याग करके व्यवसायियों की समस्या जो थी उसको, उनकी शिकायतों को दूर करने में ये लग गए जेम्स ओटिस। इसके बाद आप देखिए कि इन्हीं के विचारों से क्या हुआ, लोग प्रभावित हुए और उपनिवेशों में जो विधायक सभा काम कर रही थी, विधायक, ये उपनिवेशों के अपने हितकारी सभा थी। यानी कि इस विधायक सभा में ब्रिटेन तो वहाँ कंट्रोल करता था गवर्नर के माध्यम से, लेकिन विधायक सभा के लोग जैसे वर्जीनिया है, वर्जीनिया का जो विधायक सभा होगी तो वर्जीनिया से संबंधित कानून वही बनाएगी। तो लेकिन कभी कभी ऐसा होता था कि विधायक सभा जो है कोई अपने उपनिवेश के हित के लिए कानून बनाती थी और उसे जो गवर्नर होते थे, वीटो गवर्नर होते थे, वो क्या करते थे, जो ब्रिटेन से आए हुए गवर्नर जो उनके प्रतिनिधि होते थे इंग्लैंड वाले, वो क्या करते थे, उस पर वीटो कर देते थे, उसको रोक देते थे। इसके अलावा यहाँ से भी किसी तरह निकल जाता था तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में गया, वहाँ वीटो हो गया। इसका एक एग्जाम्पल बहुत स्पष्ट है, उसको आप समझेंगे तो बेहतर समझ आएगी। इंग्लैंड का बिशप ईसाई धर्म का प्रचार के लिए इंग्लैंड का जो बिशप होता था, ये ईसाई धर्म के प्रचार के लिए पादरी प्रत्येक उपनिवेश में नियुक्त करता था, और पादरियों की जो नियुक्त होती थी उसका वेतन जो होता था वो दिया जाता था कहाँ, उन्हीं उपनिवेशों से उसको पादरी को वेतन भी मिलता था। और जब पादरी को वेतन, जब एक वर्जीनिया की मैं बात करूँ तो वर्जीनिया की जो विधायक सभा थी, वर्जीनिया सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया, कहा कि हम पादरियों को कोई पैसा नहीं देंगे, कोई वेतन नहीं देंगे। लेकिन बिल पास कर दिया उन्होंने। और फिर उसके बाद जब ये पादरी गया पार्लियामेंट के सामने, इंग्लैंड के सम्राट के सामने, तो उस समय जॉर्ज तृतीय हुआ करता था इंग्लैंड का शासक, तो उसने इस प्रस्ताव को वीटो कर दिया जो वर्जीनिया की सभा ने पास किया था कि अब पादरी को जो इंग्लैंड से आया हुआ धर्म प्रचार के लिए पादरी है उसको अब हम यहाँ से वेतन नहीं देंगे। तो परिणाम क्या हुआ, विधायक सभा चाह कर भी ऐसे कानून नहीं बना पाती थी जो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हो। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि अमेरिका में ये जो चेतना बढ़ी, उस चेतना ने क्या क्या काम किया। जो लोग गए वो अपने बच्चों को भी पढ़ाने के लिए और वहाँ के लोगों को भी जागरूक करने, क्योंकि वो चाहते थे कि इंग्लैंड वाले यहाँ से जल्दी निकलें। तो पेंसिल्वेनिया के क्वेकर समुदाय ने, देखिए क्या क्या जागरूकता आ चुकी होती है। पहले ही 1636 ईस्वी में
पहले बात कर लेते हैं पेंसिल्वेनिया की। तो पेंसिल्वेनिया में एक क्वेकर समुदाय रहता था। क्वेकर समुदाय ने चर्च की देख रेख में जो शुरुआत की जो आरंभिक शिक्षा रही है, आप देखेंगे वो मठों और मदरसों, मकतब और चर्च इन्हीं की देख रेख में होती थी। तो वैसे अमेरिका में या इंग्लैंड में देखेंगे तो चर्च शिक्षा के महत्वपूर्ण केंद्र हुआ करते थे। जैसे मठ भारत में, मदरसे हुआ करते थे मध्यकाल में। तो पेंसिल्वेनिया की क्वेकर समुदाय के लोग चर्च के देख रेख में एक बालकों के विशेष शिक्षण संस्थान स्थापित की थी बालकों के लिए, यानी छात्रों को पढ़ने के लिए पेंसिल्वेनिया की सरकार ने चर्च की देख रेख में एक स्कूल खोला। अब दूसरा अगर आप देखेंगे तो 1636 ईस्वी में मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में, मैसाचुसेट्स के कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज खोला गया। हार्वर्ड कॉलेज, इसका मैं चित्र आपको दिखाऊं हार्वर्ड कॉलेज का। आप देखिए, ये है अमेरिका का प्रथम कॉलेज है हार्वर्ड कॉलेज, जो 1636 में स्थापित हुआ। उस समय प्रख्यात विद्यापीठों में से ये था, मतलब उस समय भी ये प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। उस समय का देखिए मैसाचुसेट्स में कैम्ब्रिज नगर में हार्वर्ड कॉलेज की तस्वीर आप देख रहे हैं। इसके बाद आइए फिर चलते हैं वापस। सोलह सौ तिरानवे में वर्जीनिया में वर्जीनिया में बताया आपको, अभी उसकी लोकेशन भी दिखाया। वर्जीनिया में जो एक उपनिवेश था इंग्लैंड का, विलियम एंड मेरी कॉलेज शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। ये भी स्थापित हुआ इसी समय। और इसके बाद 17वीं सदी के अंत में, यानी 17वीं सेंचुरी के लास्ट डिकेड में, 17वीं सेंचुरी के अंत में आप देखेंगे कि वहाँ पहला छापा खाना खोला जाता है। छापा खाना, अमेरिका में पहला छापे खाने की स्थापना 17वीं शताब्दी के अंत में हुई। और आगे देखिए 1704 ईस्वी तक, 1704 ईस्वी में बोस्टन, ये बोस्टन एक नगर था, बोस्टन का बंदरगाह, वो बोस्टन हत्याकांड भी होती है। बोस्टन नगर से जॉर्ज तृतीय बहुत चिढ़ता था, उसे विद्रोही नगर कहता था बोस्टन से। तो 1704 ईस्वी में बोस्टन न्यूज़लेटर नामक ये पहला समाचार पत्र था, अमेरिका का पहला समाचार पत्र। अब ये जॉर्ज तृतीय के मन में क्यों खटकता था? देखिए, जहाँ से समाचार पत्र पहला प्रकाशित हो रहा, वहीं हत्याकांड आपको देखने को मिलेगा। एक साधारण सी घटना ने बर्फ फेंक कर खेल रहे थे एक दूसरे के ऊपर, और एक रस्सी बनाने वाले, देखें आगे कि किस प्रकार से उनका मुठभेड़ होता है, या अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा। तो बोस्टन हत्याकांड हो जाता है, कहीं 4 आदमी मारे गए, कहीं 5, कहीं 6। तो इस हत्याकांड ने यह सिद्ध कर दिया कि समाचार पत्रों का प्रभाव आने लगा है। लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए समाचार पत्र कार्य करना शुरू कर दिया है। 1765 तक आप देखेंगे 25 समाचार पत्र प्रकाशित होने लगे थे, और इन सब ने
समाचार पत्रों ने टोटल मिलाकर आप बात कीजिए क्या किया। समाचार पत्रों ने लोगों में राष्ट्रीयता की, देशभक्ति की भावना जगाई, और ये राष्ट्रीयता की भावना, विद्वानों के विचार भी समय समय पर प्रकाशित होते थे उसमें, और ये राष्ट्रीयता की भावना ही थी कि इसके कुछ ही समय बाद वहाँ से इंग्लैंड को बोरिया बिस्तर उठाकर अपने देश को वापस आना होगा। तो ये रहा उसका बौद्धिक पक्ष अमेरिकी क्रांति का। और सप्तवर्षीय युद्ध की बात की हमने। इसके अगले भाग में और कारणों को हम देखेंगे, फिर इसके प्रभाव का अलग देखेंगे, विश्व पर इसके क्या प्रभाव पड़े। ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। बहुत इत्मीनान से रोक के, देख के, समझ के, जहाँ ना समझ में आए आपको वहाँ कमेंट कीजिए। मैं पूरी कोशिश किया कि आपको बेहतर ढंग से समझा सकूं। ठीक है, थैंक यू।